Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 36, which is about inorganic chemistry, and it is from chapter number 6 transition elements. Book 2 से ये हमारा lecture होगा. आइए students अब अपना lecture start करते हैं. Well, dear students, देखें ज़रा हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मुतालिक है और ये इनऑर्गेनिक का बुक 2 से चैप्टर नंबर 6 है. इसमें देखें ज़रा सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मतलब जो है कि इस तरह से ये नाम जो है क्यों दिया जाता है. ये देखें ज़रा डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास जो ट्रांजिशन वर्ड है उसका मतलब होता है इन बिटवीन. तो ये इन बिटवीन जो है किस किस वजह से इनको नाम दिया गया है. सबसे पहले देखें कि ये पोजीशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के दरमियान में होते हैं, बिकॉज दे आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे. नंबर 2, हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में होती हैं, यानी उनके इन बिटवीन होती हैं. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज क्या बोला, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब देखें जरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो डियर स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर या तो डी सब शेल जो है वो प्रोसेस इन फिलिंग होगा, या हमारे पास जो है एफ सब शेल जो है वो प्रोसेस इन फिलिंग होगा. यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. डी ब्लॉक आप जानते हैं, मैंने जैसे कि आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था कि जो ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, नेम ऑफ ब्लॉक, ये सब शेल जो प्रोसेस इन फिलिंग होता है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है. अब डी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके अंदर देखें जरा, डी ब्लॉक के अंदर n-1 यानी जो डी है पेनल्टीमेट शेल होता है. आउटर से एक आप कहते हैं कि जो सबसे पहले वैलेंस शेल है उसके अंदर वाला जो शेल होता है दैट इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट शेल, और इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनमें देखें जरा जो आपके पास डी है वो होगा n-1, जबकि अगर F ब्लॉक में देखें तो इनमें सेकंड पेनल्टीमेट शेल जो है वो क्या होता है, प्रोसेस इन फिलिंग में. तो डियर स्टूडेंट अगर देखें तो ये n-2 है. तो ये n-2 की वजह से आप जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड क्या, हम कहेंगे कि इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, ठीक है, या कहेंगे बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज. तो डियर स्टूडेंट आपके सामने ये मतलब जो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है. उसके बाद देखें जरा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो है उनमें डी जो सब शेल होगा वो प्रोसेस इन फिलिंग हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेके कहां तक होने चाहिए, हम कह सकते हैं 10 तक. और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें एफ जो है जो सब शेल होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रोसेस इन फिलिंग होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 से लेके 14 तक हो सकती है. अब यहाँ देखें जरा, और ये जो बात हम कर रहे हैं डी की या एफ की, उनके लिए दो चीजें देखें जरा, हम बात करते हैं कि ये एटॉमिक स्टेट में या फिर इनकी मोस्ट कॉमनली अकरिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर डी या आपके पास एफ जो सब शेल है वो यूज होता है एज द वैलेंस सब शेल कह सकते हैं. अब यहाँ देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुतालिक हमसे बात पूछ ली जाती है कि हमारे पास जो है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं. तो डियर स्टूडेंट टिपिकल जो है वो एलिमेंट्स होंगे जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स से जिनका ताल्लुक है, उनमें डी जो है उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 3, 4 सो ऑन और 9 तक होंगे. यानी आपके पास जो है डी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, पार्शियली फेल्ड. इसमें देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या करेंगे, वो शो करेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इनमें याद रखिएगा कि जो सेकंड बी है या इसके अलावा थर्ड बी है ये शामिल नहीं होते. इसके अलावा सारे हमारे पास जो है बी ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे. जबकि यहाँ देखें डियर स्टूडेंट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है या तो डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या डी जो है फुली फिल्ड होगा. तो ऐसे केसेस में जब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की सूरत में या तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो यानी वो एम्प्टी हो, या फिर डी क्या है, फुली फिल्ड हो, उस वक्त डी जो आपके पास ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा.
इस वजह से ये कभी भी टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, इनमें आपसे पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, क्या बोला, हैव आप कह सकते हैं या कंसिडर्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। वो आपसे कह सकता है 1 and 2 भी, वो आपसे कह सकता है 2 and 3 भी, वो आपसे कह सकता है क्या बोला 3 and 4 भी, वो आपसे कह सकता है 4 and 6 भी। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो सेकंड और थर्ड भी होगा 2 and 3 भी, जो आपके पास क्या होंगे ग्रुप एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। बिकॉज डी जो ऑर्बिटल है या तो यहाँ पे एम्प्टी है या यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट आपके पास फुली फिल्ड है। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो नहीं करते, जैसे कलर, पैरामैग्नेटिज्म, या इसके अलावा हमारे पास जो है एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इस तरह की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज होंगी ये शो नहीं करेंगे। अच्छा, इससे आगे देखें जरा, यहाँ पे एक एमसीक्यू जो है क्या है जनरेट होता है। मैंने आपके सामने एक एमसीक्यू कोट किया हुआ है कि विच वन इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम है जी, जिंक है जी, कैडमियम है, और एंड पे लिखा है जी ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स इस नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मतलब जो है उसका हिस्सा है सर्कल का। देखें जरा, इसमें अगर हम सेकंड बी की बात करते हैं तो ये है जनाब जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है। और अगर डियर स्टूडेंट मैं कहता हूँ 3B के हवाले से तो ये है स्कैंडियम, येनेडियम, और हमारे पास जो है आप कह सकते हैं लेंथेनम एंड एक्टेनम। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में आपने याद करना है क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सुनिए जरा आगे क्या है जी, विच क्लास और ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। अब डियर स्टूडेंट याद हो, आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। कौन सी इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो है जी कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स पहले आपको पता होना चाहिए, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को कहते हैं। अब यहाँ देखें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड लिखी हुई हैं, और याद रहे कि ये फर्स्ट बी जो है उसका हिस्सा है। इसके अंदर हमारे पास जो है अगर हम बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम बात करें तो वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है NS जो है वो क्या होगा 2, और N-1 जो है D क्या होगा 10। तो डियर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, और इसमें याद रहे ये NS2 नहीं NS1 होगा, सॉरी, ये NS1 और N-1D जो है वो क्या होगा 10, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्बिटल 3 हालतों में स्टेबल हो सकता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 स्टेट्स में क्या हो सकती है स्टेबल। नंबर 1 वो एम्प्टी हो, नंबर 2 वो हाफ फिल्ड हो, और नंबर 3 वो फुली फिल्ड हो। तो इस वक्त जो है जो हमारे पास कॉपर है, ये वाली फैमिली जो क्या करती है, आप इसे कहेंगे फर्स्ट बी। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि जो फर्स्ट बी है, या इसके अलावा हमारे पास जो हम कह सकते हैं क्या बोला क्रोमियम वाली फैमिली जो 6B के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे पास क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है, ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या शो करते हैं, एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और D के अंदर जो है डियर स्टूडेंट क्या होते हैं आपके पास 10 इस केस में, और क्रोमियम वाले यानी 6B के अंदर क्या होगा 4S जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। तो डियर स्टूडेंट अब याद रहे कि हमसे पूछा गया है कॉइनेज मेटल, हम अपने आंसर की तरफ आते हैं और वो फर्स्ट बी से इनका ताल्लुक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। वो आपसे बाय नेम भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉइनेज मेटल, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा पे के ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए अगर ये तीनों हैं तो तीनों की तीनों कॉइनेज मेटल्स हैं, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा आगे देखें जरा, अब आगे जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि विच ग्रुप कंटेन्स क्रोमियम, मोलिब्डेनम और क्या है डियर स्टूडेंट टंगस्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पूछा जाता है कि इन तीनों एलिमेंट्स का ताल्लुक किस मतलब जो है कि किससे है, हमारे पास ग्रुप से है। तो डियर स्टूडेंट इनका ताल्लुक 6B से है। किसके है? 6B से। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अगर कहें तो डियर स्टूडेंट क्या होगी NS1 होगा, और हमारे पास क्या होगा जी N-1, और 60 डियर स्टूडेंट क्या होगा D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ग्रुप नंबर होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6B होगा डियर स्टूडेंट। आगे देखें जरा, एक और चीज मतलब जो है कि जो प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था कि जो टिपिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें शो करते हैं वो कौन कौन सी हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले अलॉय फॉर्मेशन के, यानी कि आपके पास जो है क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ मेटल्स के साथ मिलके एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगी, दिस इज कॉल्ड अलॉय। और अलॉय फॉर्मेशन जो है कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, शो करते हैं। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ये बात भी सही है। इसके अलावा कलर्ड कंपाउंड, इनके कंपाउंड्स में आमतौर पे जो आप कह सकते हैं 3B और 2B के अलावा जितने भी आपके पास मतलब एलिमेंट्स हैं वो अपने कंपाउंड्स में कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये याद रहे कि जो कलर फॉर्मेशन है वो किस वजह से होती है, डी ट्रांजिशन से। डियर स्टूडेंट, इसको मजीद कलर फॉर्मेशन को अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। वेल डियर स्टूडेंट्स, देखें जरा हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी मतलब जो है कि अभी जैसे कि मैं बात कर रहा था, इधर देखिए जरा, यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ बात की कि हमारे पास ये देखें जरा, विच प्रॉपर्टीज आर शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ होगा ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ आते हैं जरा, हमारे पास कलर फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो कलर फॉर्मेशन में हमारे पास जो है मैंने बताया कि जो असल रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है जी, डी ट्रांजिशन। डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखें जरा, हमारे पास जब डी के ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के सारे पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और 5, ये सारे के सारे डी जनरेट हैं और डी ऑर्बिटल्स को यानी डी सबशेल को आप 5 फोल्ड डी जनरेट आप कह सकते हैं, इसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं और ये पेंटाफोल्ड और यहाँ डी जनरेट आप इसे कहेंगे, इसकी डी जनरेसी है। डियर स्टूडेंट देखें जरा, अगर हम बात करें इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं और सारे डी जनरेट हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है तो क्या होता है, इधर देखें जरा, हमारे पास जो हैं आप नॉन एक्सियल कहें या इंटर एक्सियल कहें, जो इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है और जो एक्सेस पे होते हैं चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करते हैं और रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाता है, गैप ऑफ एनर्जी जो है डेवलप हो जाता है, जिसे आप डेल्टा ई कहते हैं। सुनिए जरा, जब कभी कंपाउंड्स के अंदर जब कोई मतलब जो है कंपाउंड है किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का, उनमें अगर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट से यानी इंटर एक्सियल से क्या करते हैं, ऊपर मूव कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और बात याद रहे, इन इंटर एक्सियल को आप कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, T2G ऑर्बिटल्स। और इनको कहा जाता है EG ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है, EG ऑर्बिटल्स। आपको मैं एक ट्रिक बता दूं, T2G में 3 लेटर्स हैं, 2 T हैं और एक G है, तो टोटल 3 हुए, तो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं और इसे T2G से जाहिर करते हैं, याद रखिएगा। यानी 3 लेटर्स हैं और 3 ही ऑर्बिटल होंगे, ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और EG में 2 लेटर्स हैं और 2 ही ऑर्बिटल होंगे और वो हैं एक्सियल, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। देखें जरा डियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है बाय अब्सॉर्बिंग सम रेडिएशन, ठीक है, इसको कहेंगे एक्साइटेशन। क्या कहेंगे, एक्साइटेशन। बट व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो वो क्या करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा और वो वेवलेंथ अगर हमारे पास क्या करेगी, विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर फॉल करेगी, तो जिस वेवलेंथ से मैच करेगी, दिस विल बी द कलर शोन बाय दैट कंपाउंड। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई है, हमारे पास अब डी से डी ऑर्बिटल में क्या हो रही है जी, ट्रांजिशन। ठीक है, ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं डी ट्रांजिशन। तो डियर स्टूडेंट, जो कलर फॉर्मेशन है, कलर्ड मतलब जो प्रॉपर्टी है, वो किस वजह से है, डी ट्रांजिशन की वजह से। वो आपसे कह सकता है SP से, वो आपसे कह सकता है PD से, वो कह सकता है DF से या DD से। तो डियर स्टूडेंट, डी ट्रांजिशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये याद रहे। अब इसके अलावा देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज एज कैटलिस्ट, इन्हें यूज किया जाता है, क्यों, डैश, ड्यू टू डैश, वजह इनके देखें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रेटर इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टाइसिस होती हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इनके अंदर जो कि गैप्स जो है कि मेटेलिक स्ट्रक्चर में ज्यादा होते हैं, जिन्हें आप डिप्रेशंस या इंटरस्टाइसिस कहते हैं, उनमें क्या होता है जनाब, उनके अंदर चूंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। नंबर 3 वेरिएबल वैलेंसीज, ये असल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही को मैंने यहाँ पे मतलब जो इस तरह से एलैबोरेट कर दिया है। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स इसके लिए क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से, यानी बेसिक तो इसमें 2 ही हैं, एक वेरिएबल और एक क्या है जी, ग्रेटर इंटरस्टाइसिस। तो ये मेन 2 चीजें हैं,
वो क्या है, इनके रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखने की वजह से और ग्रेटर आप कह सकते हैं डिप्रेशंस या इंटरस्टाइसिस रखने की वजह से इन्हें एक्सटेंसिवली किसके तौर पे यूज किया जाता है, कैटलिस्ट के तौर पे। डियर स्टूडेंट देखें जरा, इनमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखें कौन कौन सी, यहाँ देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के हवाले से। तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो किसके लिए अवेलेबल हैं, अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। और कौन सी बॉन्डिंग होगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो होगी। ये याद रखनी है बात आपने कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो उसके लिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे अनपेयर्ड में तो उतने ही ज्यादा मतलब कंपैक्ट बॉन्डिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी और मेल्टिंग पॉइंट्स कह लें और बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो ग्रेटर होंगी। और ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो है, हम अगर कहें तो ये हम देखते हैं जरा कि इसमें अगर हम देखें तो ये वेनेडियम तक इंक्रीज होता है इसमें, इसीलिए उसने पूछा है विच वन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो वेनेडियम उसके लिए खास तौर पे वो आपसे दूसरी बात पूछ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड वो बढ़ रहे होते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास जो मेटेलिक बॉन्डिंग है उसके लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही होती है इस वजह से, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर कंपैक्ट होता है। तो यहाँ याद रखें कि ये दो चीजें यानी क्लोज पैकिंग और दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये दोनों चीजें इनकी बाइंडिंग एनर्जी को और मेल्टिंग पॉइंट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज। और आप याद रखें कि आपके सिलेबस में एक ग्राफ भी है, आप उसे भी डिस्कस कर लीजिएगा, उसमें भी आप देखते हैं वेनेडियम की जो मतलब जो है कि पीक है उसके ऊपर वो मौजूद है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी और डियर स्टूडेंट क्या बोला, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा आगे चलें, पैरामैग्नेटिज्म। अगर डियर स्टूडेंट पैरामैग्नेटिज्म की बात की जाए तो ये वो सब्सटेंसेस, अगर पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैरामैग्नेटिज्म अराइज क्यों होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं तो हमारे पास देखें जरा कि वो सब्सटेंस जो क्या करता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करता है, जब उसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कि वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किस वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहां देखें जरा, आपके सामने एक एमसीक्यू है ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लेरिफाई हो जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा कंपाउंड है जो मोस्ट पैरामैग्नेटिक है। इसमें देखें Fe3 पॉजिटिव है, बीटा में Fe है, चार्ली पे Cu पॉजिटिव है और एंड पे डेल्टा पे क्या है, निकल। मैंने हर तरह के यहाँ पे देखें जरा आपके पास वो लिखे हैं, आयंस भी लिखे हैं और सिंपल आप कह सकते हैं एटम्स भी लिखे हैं मेटल के। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए डियर स्टूडेंट तो Fe3 पॉजिटिव में इसके अंदर 4s0 होता है और 3d5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए अनपेयर्ड। यहाँ देखें इस केस में 4s2 3d6, तो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं। कॉपर के अंदर देखें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, निकल के अंदर देखें तो 2 बचते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और वो देखें जरा किस में है, जरा Fe3 पॉजिटिव में, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। नंबर 2, दूसरा एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है इस तरह से कि विच इज डायामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है। इसमें डायामैग्नेटिक वो होगा जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखें जरा यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 5, यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 0 और यहाँ कितनी है 2। तो डियर स्टूडेंट आप क्या बताएंगे, कॉपर बताएंगे इस वक्त, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। डियर स्टूडेंट यहाँ से एक और बात पूछ सकता है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अगेन कॉपर Cu पॉजिटिव आंसर होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, क्यूपरस आयन कहेंगे। अच्छा एक और बात, अगर वो आपसे कहे कि जैसे आपसे पूछा कि क्या है मोस्ट पैरामैग्नेटिक है, इस तरह से वो आपसे पूछ ले which one of the following have larger या largest number of क्या बोला, unpaired electrons, तो डियर स्टूडेंट अगेन क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। एक और एमसीक्यू यहां से पूछ सकता है, क्या बोला कि जनाब ये बताइए कि which one of the following have 0 unpaired electrons, तो डियर स्टूडेंट Cu पॉजिटिव, Q प्लस इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ये याद रखिएगा। इस मतलब जो है कि आपके पास जो ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं
इनके साथ कई तरह के एमसीक्यूज की स्टेटमेंट जो है बदल बदल के आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। इधर देखें जरा, जैसे विच वन हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें जरा, अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो अक्सर वो आपसे पूछ लेता है उसके रीजन क्या है। उसके रीजन क्या है जी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है डी ऑर्बिटल्स की, उसकी वजह से डियर स्टूडेंट वो ऐसा शो करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो इन्वॉल्वमेंट है डी ऑर्बिटल्स की वो कंफर्म करती है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डियर स्टूडेंट इसको मजीद क्लेरिफाई करने के लिए और मजीद आगे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए अब हम बोर्ड शिफ्ट करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स यहां देखें जरा, हमारे पास है जी विच एलिमेंट विल शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो है डियर स्टूडेंट किसका होगा, देखें जरा। हमारे पास क्या है जी, Fe, जिसके अंदर हम बात करते हैं 4s2 3d6, इसका एटॉमिक नंबर जो है क्या है जी 26। क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s1 3d5। आप जानते हैं कि डियर स्टूडेंट इसकी आपके पास एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन s के अंदर 1 होगा और d के अंदर कितने होंगे 5, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखें जरा, मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है 4s2 है और 3d5 है। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर अगर मैग्नीज की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर जो है आपके पास है जी 25। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं 7। तो डियर स्टूडेंट याद रखें यहाँ कितने थे 6, और यहाँ अगर देखा जाए यहाँ कितने हैं जी आपके पास अगर बात करें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इसमें और ये। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर का ताल्लुक होता है डियर स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं किसके अंदर, डी ऑर्बिटल्स में। यहाँ अगर देखें मैग्नीज में कितने 5 और यहाँ कितने 2, तो मैक्सिमम हमारे पास जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो जिन्हें क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, वो किसके अंदर होंगे, मैग्नीज के अंदर। तो इसकी मैक्सिमम जो है क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होती है डियर स्टूडेंट 7 पॉजिटिव, और ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इससे आगे देखते हैं जरा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। यहां देखें जरा कि ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयंस। अब कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, जो नॉन आयोनाइजेबल हो। जब ऐसे मतलब कोई सॉल्ट है उसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर वो सिंपल सॉल्ट है तो वो क्या करेगा मतलब जो है कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और सिंपल आपके पास जो है क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक पार्ट जो आयन का होगा, यानी कोई एक आयन पार्ट जो है आयनिक पार्ट, वो क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा। तो उस वक्त आप उस आयन के उस पार्ट को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स आयंस पाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यहां देखें जरा, इनमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ली है KCN, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करें तो ये आपके पास जो है टोटल आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं FeCN2 की, यहाँ पे भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें जरा, ये आपके पास क्या बनाएगा Fe2 पॉजिटिव और 2CN नेगेटिव। तो ये देखें कंप्लीट आयोनाइज हो गया। तो इस तरह के सॉल्ट्स को आप सिंपल क्या कहते हैं, सॉल्ट्स, ठीक है, सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। इनमें देखें आपके पास क्या है जी, ये अगर आप बात करें तो पोटेशियम फेरोसायनेट है, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये आयोनाइज होगा K पॉजिटिव के अंदर। लेकिन ये वाला जो आपके पास जो है पार्ट है ये नॉन आयोनाइजेबल है, और ये Fe आपके पास 2 पॉजिटिव में और आप कहेंगे कि क्या वाला 6 साइनाइड नेगेटिव के अंदर, यानी ये साइनाइड्स और आयरन तक यहाँ तक आयोनाइज नहीं होगा। तो ये देखें आयोनाइजेबल नहीं है, इस वजह से ये पार्ट जो है जो नेगेटिव पार्ट है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट। अब यहाँ देखें जरा, हमारे पास फिर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें एनाइन जो है वो सिंपल होता है, जबकि कैटाइन क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि एक होते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें हमारे पास कैटाइन तो सिंपल होता है लेकिन एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने अभी बात की, ये देखें यहाँ पे एनाइन क्या था, कॉम्प्लेक्स, और कैटाइन क्या है आपके पास K पॉजिटिव था, वो अलग हो गया। अगर इसकी हम बात करते हैं, इसकी लेट से कि ये आपके पास आ गया क्या वाला, ये देखें जरा NH3 और ये आ गया 6, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ये देखें जरा, और यहाँ आ गया सल्फेट।
अब अगर देखें तो ये इसके ऊपर देखें, ये जो पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज यहाँ पे है ये है 2 पॉजिटिव, तो ये आ गया कैटायनिक पार्ट। तो कैटायनिक पार्ट यहाँ देखें आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स, जबकि सल्फेट अगर आप देखते हैं SO4 2 नेगेटिव, तो ये सिंपल क्या है, एनाइन है। अगर डियर स्टूडेंट इससे आगे हम मूव करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो कि किसके लिए डिस्कस होती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। देखें जरा, मैंने आपके सामने वही कॉम्प्लेक्स लिख दिया है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया था, K4FeCN6। इसका मतलब जो है कि सिंपल नाम जो है हम लिखते हैं क्या भला, जो कॉमन नेम है वो है पोटेशियम फेरोसायनेट। क्या है, पोटेशियम फेरोसायनेट। अभी हम बात करेंगे इसके बाद में नॉमेनक्लेचर की, तब इसका नाम देंगे। अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो ये आपके पास के पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये कैटायनिक पार्ट है, और आप जानते हैं ये आउटर मेटल क्या है, आयन है। आप इसे आउटर मेटल आयन कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल आउटर मेटल कह दें। यहां देखें ये आपके पास क्या है, सेंट्रल मेटल है जिसके साथ साइनाइड लगे होंगे। अगर आप मतलब मजीद इसको एलैबोरेट करना चाहें तो देखें इस तरह से आपके पास जो है आयरन के साथ Fe के साथ ये आपके पास जो है, देखें जरा, इधर साइनाइड लगा हुआ है, 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 इधर भी साइनाइड लगा हुआ है, इधर भी नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अब ये जो 2 पॉजिटिव जो है इस पे है आयरन पे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। अगर ये न्यूट्रल है तो आप सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आयनिक फॉर्म में है then it would be called the central metal ion। उसके बाद देखें जरा, ये जो स्पीशीज लगी हुई हैं इसके साथ, these are called as ligands। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, हमारे पास सेंट्रल मेटल किसके साथ, एटम या आयन के साथ, आइदर विद कोवेलेंट बॉन्ड, और हम कह सकते हैं किसके साथ, हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो देन क्या होगा, डियर स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि देन ये हमारे पास जो है क्या होंगे, अगर यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तब यहाँ पे जो ये आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसको ये क्या कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। और अगर जस्ट आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी तो आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है। अच्छा, इसके बाद देखें जरा, हमारे पास इसके अंदर जो है ये देखें, जो ये नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, आप जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कहें, नंबर ऑफ लिगेंड सिर्फ उस वक्त कहेंगे जब मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे, जब कोई लिगेंड एक ही अटैचमेंट बना सके सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, एक बॉन्ड बनाए, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, देन इट वुड बी कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स वुड बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर हम कहें पॉलीडेंटेट लिगेंड है या मोनोडेंटेट भी लगे हुए हैं, पॉली भी लगे हुए हैं, तो उस वक्त जो नंबर ऑफ अटैचमेंट होंगी ऑफर्ड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, या कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो कि नंबर ऑफ क्या बना रहा है, अटैचमेंट्स बना रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, तो वो जो नंबर ऑफ लिंकेजेस हैं, दिस वुड बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ आप कह सकते हैं क्या बोला, अटैचमेंट्स, जो वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। उसके बाद है जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डियर स्टूडेंट देखें जरा, सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो भी है, उसके साथ लिगेंड्स जो अटैच हैं वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं, और ये वो तमाम चीजें जो कि सेंट्रल मेटल एटम विद लिगेंड्स, जो कि इसके अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दिस वुड बी कॉल्ड दी, हम इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। उसके अलावा देखें जरा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये देखें जरा, ये होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन मेटल एटम और आयन, साथ क्या है जी, एंड लिगेंड्स। यहां आप चेक करें, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, नंबर ऑफ आपके पास जो है जो यहाँ पे साइनाइड एटम्स अटैच हैं वो 6 हैं, तो 6 नेगेटिव हो गया। अब आयरन के ऊपर यहाँ क्या चार्ज है, ये Fe2 पॉजिटिव फेरस है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा ये 4 नेगेटिव आएगा। ये कैसे आया है, अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। तो डियर स्टूडेंट आप इनको क्या कहेंगे, इनका जो सम आया दैट इज कॉल्ड द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। उसके बाद देखें जरा, अब अगर इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास नोमेनक्लेचर इसका आता है। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें, नोमेनक्लेचर से मुतालिक मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहूंगा। नंबर 1, सबसे पहले कैटाइन को नाम दिया जाता है आयोपैक सिस्टम के मुताबिक। सबसे पहला नाम जब हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम नाम देते हैं किसको, भला, कैटाइन को, देन एनाइन को। अब कैटाइन जो है अगर हम बात करें वो सिंपल भी हो सकता है और ऑब्वियसली क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। अगर वो सिंपल है तो जस्ट हम नाम दे देंगे, जैसे अगर यहां देखें
तो सिर्फ क्या है, पोटेशियम लगा हुआ है, तो आप कैटाइन का नाम देंगे सिंपल पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद देखें जरा, यहां आप उसके बाद बताएंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर एक तरह के हैं, मोनोडेंटेट हैं या बाइडेंटेट है, जितने भी हैं, अगर आपके पास जो है जो लिगेंड है वो सेम है, तो आप क्या कहेंगे, उसके नंबर को पहले बताएंगे। जैसे ये क्या है, हेक्सासियानो। अब सयानो कब आएगा, हाइड्रोक्सो कब आएगा, आप कहेंगे क्या बोला, नाइट्रो कब आएगा, क्लोरो कब आएगा, ब्रोमो। यानी तमाम के तमाम वो लिगेंड्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं, दे मस्ट बी एंड ऑन ओ। ये कहां खत्म होंगे, ओ पे। जैसे OH के लिए नेगेटिव OH जो है उसके लिए क्या होगा, हाइड्रोक्सो। Br नेगेटिव के लिए क्या होगा, ब्रोमो। Cl नेगेटिव के लिए क्या होगा, क्लोरो। NO2 नेगेटिव के लिए क्या होगा, नाइट्रो, एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखें जरा, ये साइनाइड नेगेटिव है तो क्या होगा, सियानो, तो हेक्सासियानो। उसके बाद अगर ये सेंट्रल मेटल आयन कैटाइन का हिस्सा है तो इसका नाम जनरल लिखेंगे। जैसे अगर ये आयरन है, कैटाइनिक पार्ट का हिस्सा होता तो हम लिखते हैं फेरम, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, फेरेट। इसका नाम खत्म करेंगे विद सफिक्स ATE, 8, तो फेरम से फेरेट। तो ये क्या हो गया जी, पोटेशियम हेक्सासियानो फेरेट। और उसके बाद जो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसका भला, सेंट्रल मेटल आयन का, उसको हम पैरेंथेसिस में रोमन में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, रोमन में, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जरा, अगर यहां आपके पास, मैंने अब आपको बताया कि इस तरह से आप लिखेंगे उस वक्त जब एक ही तरह का लिगेंड अवेलेबल है। जब एक से ज्यादा लिगेंड्स अटैच हैं, जैसे यहां देखें क्लोरो है, नाइट्रो है, सियानो है, तो फिर आप इसका नाम कैसे देंगे, जरा देखें। आपके पास डियर स्टूडेंट यहां देखें, ये आ गया सोडियम, उसके बाद सियानो पहले लिखेंगे, टेट्रा सियानो, उसके बाद क्या है जी, क्लोरो नाइट्रो, और उसके बाद जी फेरेट 2। डियर स्टूडेंट इस तरह से इसका नाम होगा। और वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो डियर स्टूडेंट देखें कितने हैं, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हुआ, 6। उसके बाद देखें एक और MCQ आपके सामने जनरेट किया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ठीक है, क्या वाला, किसका, इसका Fe2 पॉजिटिव इन दैट कॉम्प्लेक्स इज, आप चेक करें 4। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि ये देखें, ये तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है कहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है 2, ठीक है, ये भी बात भी। उसके बाद है 6 पॉजिटिव और 6, तो यहाँ आपके पास जो है डियर स्टूडेंट 6 राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखें 1, ये क्या है 1 और ये क्या है 4, तो 1 + 1 + 4 टोटल कितना हुआ, 6, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो याद रखनी है ये बातें। उसके बाद देखें जरा, चार्ज ऑन स्फीयर इन दिस कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर चार्ज क्या होगा कॉम्प्लेक्स पे, ये देखें, ये आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ गया -1, ये आया -1, तो टोटल क्या हुआ, -6। अगर यहाँ 2 पॉजिटिव लगाएंगे तो ये क्या होगा, 4 नेगेटिव, और ये क्या होगा, +4। कैसे होगा +4, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, 4 से, तो 4 पॉजिटिव अगर आउटसाइड द स्फीयर है, तो इनसाइड द स्फीयर भी क्या होगा, 4 नेगेटिव होगा। तो उसने ये पूछा है चार्ज ऑन द स्फीयर, तो क्या है 4 नेगेटिव, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये। अब इसको मजीद क्लेरिफाई करने के लिए हम शिफ्ट करते हैं बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स यहां देखें जरा, हमारे पास अब जो है हम जो बात करेंगे, हमने जैसे कि देखें नॉमेनक्लेचर पढ़ा, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, और वो सारी चीजें पढ़ी जो यहाँ पे आपको जरूरी थी, सारी की सारी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में आपको चाहिए होती थी, वो सारी की सारी हम डिस्कस कर चुके, सिवाय 2-4 चीजों के। यहां अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर ज्योमेट्री ये है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री क्या होगी। ये स्टूडेंट देखें, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, d2sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और अगर dsp2 आपके पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इसी तरह से d2sp3 होगी तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। डियर स्टूडेंट ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स देके आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है तो आपके पास ज्योमेट्री क्या होगी, या ज्योमेट्री ये है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद एक आखिरी चीज जो कि मैं इसके मुतालिक आपसे बात करूंगा कॉम्प्लेक्सेस से मुतालिक, वो क्या है जी, चेलेट्स। अब देखें जरा, हमारे पास अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ती हैं तो क्या करती हैं, वो एक से ज्यादा अटैचमेंट्स ऑफर करती हैं, और डियर स्टूडेंट उससे होता क्या है कि रिंग या साइकिल्स बनते हैं आपके पास, से आप कह सकते हैं साइक्लिक और रिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो नॉर्मली
मतलब जो है कि हम कह सकते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयरन। आयरन में देखें जरा, इसे हम प्री हिस्टोरिक डेज से जानते हैं और ये बहुत पुरानी मेटल है जिसे मुख्तलिफ तरह से यूज किया जाता है। इसकी देखें हमारे पास जो है 3 ओर्स होती हैं, कौन कौन सी जरा देखें। मैग्नेटाइट है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। हेमाटाइट है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। लेमोनाइट है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ये 3 डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ लेमोनाइट। इसी तरह से बाकी सब के लिए ये आ सकता है। और वो आपसे ये भी पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर द ओर्स ऑफ आयरन। तो ये देखें 1 2 3 अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा पे के ऑल ऑफ दीज, तो जवाब फिर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, बाय नेम भी पूछ सकता है, बाय फार्मूला आपसे पूछ सकता है। दोनों चीजों के मुतालिक आपने कॉन्शियस रहना है। आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो स्टेटमेंट भी सारी पढ़नी है और ऑप्शंस भी सारे पढ़ने, तब जाके आपने आंसर करना है। अच्छा, उसके बाद देखें जरा हमारे पास अगर हम आयरन की बात करते हैं तो इसकी कमर्शियल फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट, यहां हम पॉइंट्स की सूरत में सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इनको समराइज करना मतलब जो है कि अगर सारे के सारे हम एमसीक्यूज लिखें तो वैसे एमसीक्यूज लिखना ज्यादा मतलब आपके पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन जाएंगे, लेकिन अगर मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखता हूं तो ज्यादा जल्दी हम इन्हें समराइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे और आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस भी कर लेंगे। देखें जरा, कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन में 3 फॉर्म्स होती हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन इसे भी कहते हैं, और रॉट आयरन या स्टील। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इनमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो अक्सर पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। कैसे भला, पिग आयरन या कास्ट आयरन में ये परसेंटेज जो है कितनी है, 2.5 से लेके 4.5% तक। रॉट आयरन के अंदर ये कितनी है, 0.12 से लेके 0.25% तक। और स्टील जो है इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें मीडियम कंटेंट है कार्बन परसेंटेज का, ये 0.25 से लेके 2.5% तक कार्बन इसके अंदर अवेलेबल होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, देखें जरा, अगर कमर्शियल फॉर्म्स की बात हम करते हैं तो हमारे पास आप देखें ये परसेंटेजेस दी हुई हैं, उसके मुकाबले में वो आपसे पूछ सकता है इनमें ऑर्डर जो है, जो परसेंटेज कार्बन का है उसके हिसाब से, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे जी, पिग आयरन। उसके बाद क्या कहेंगे जी, आपके पास देखें सबसे ज्यादा यहाँ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर स्टील है, और देन क्या कहेंगे जी, रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखें ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, परसेंटेजेस भी पूछे जा सकती हैं। यहां देखें जरा, स्टील जो है वो 3 तरह की होती है, एक माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील और हाई कार्बन स्टील। यहाँ पे परसेंटेजेस ऑफ कार्बन आपके सामने है कि जनाब जो माइल्ड स्टील है 0.1 से 0.2% तक कार्बन होता है, मीडियम में 0.2 से लेके 0.75% तक कार्बन होता है, और हाई कार्बन स्टील में 0.7 से लेके 1.5% तक कार्बन होता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो है वो 2 प्रोसेसेस से होती है। जैसे एक को कहते हैं क्या बोला कि एक को कहते हैं ओपन हार्थ प्रोसेस, एक को कहते हैं बेसिमर्स कन्वर्टर। दोनों रीजनरेटरी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और यहाँ देखें रीजनरेटरी, इसके अंदर जो है फर्नेस होती है। इसमें देखें जरा, इनसे मुतालिक जो चीजें पूछी जाती हैं वो क्या है, ओपन हार्थ प्रोसेस में 2 तरह की लाइनिंग यूज होती है। देखें जरा, स्टील बनाने के लिए हम SiO2 की एसिडिक लाइनिंग करते हैं, कब भला, जब सिलिकॉन और मैग्नीज जो है वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। और बेसिक लाइनिंग डोलोमाइट इस्तेमाल करते हैं। डोलोमाइट जो है वो हमारे पास MgO और CaO जो है उसके मिक्सचर को, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, और उसे तब यूज किया जाता है ओपन हार्थ प्रोसेस में जब हमारे पास फास्फोरस और सल्फर जो है इम्प्योरिटीज होती हैं। ये याद रखिएगा कि जब हम ओपन हार्थ प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं तो स्लैग बनता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, और वो फास्फोरस फर्टिलाइजर है जिसको हम फास्फोरस की कमी को खत्म करने के लिए प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। वो आपसे पूछ सकता है, नो ओपन हार्थ प्रोसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड एज स्लैग। तो आपको पता होना चाहिए Ca3PO4 ट्वाइस, वो बाय नेम कैल्शियम फॉस्फेट कहेगा और बाय फॉर्मूला Ca3PO4 ट्वाइस कहेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखें जरा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है आखिरी केमिस्ट्री बचती है इस चैप्टर में, क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स और पोटेशियम परमैंगनेट। डियर स्टूडेंट, यहाँ याद रखें कि इनके मुतालिक आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। नंबर 1 कि इनका कलर क्या होगा, तो क्रोमेट्स जो है येलो इन कलर होंगे।
तो येलो क्रोम भी इन्हें कहा जा सकता है। इनका स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट ये होगा आपके सामने, क्रोमियम यहाँ प्लस जो है 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। यहाँ देखें अगर डाइक्रोमेट्स हैं तो यहाँ देखें ये इसका फॉर्मूला जो क्रोमेट्स हैं ये होता है जी CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये देखें डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं Cr2O7 और ये क्या होता है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये डाइक्रोमेट्स हैं। यहाँ पे भी क्रोमियम के ऊपर क्या है जी 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद है जी परमैंगनेट। तो डियर स्टूडेंट परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको हम 3 प्रोसेसेस से मतलब जो है प्रिपेयर करते हैं। स्टेडलर्स प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद K2MnO4, और यहाँ देखें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इनसे अब वो आपसे पूछ सकता है जनाब कि कौन कौन से प्रोसेस से इसे बनाते हैं, तो वो एंड पे कह देगा ऑल ऑफ दीज। तो सारे के सारे प्रोसेस तो इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा ऑल ऑफ दीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें जरा, अगर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर वो आपसे पूछ ले तो ये डार्क पर्पल लस्टर्स क्रिस्टल होते हैं। ये बाकी सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, ये भी क्रिस्टल होता है। और कौन सा क्रिस्टल है, इसका कलर क्या होता है डार्क पर्पल या डीप पर्पल, जो कलर्स क्रिस्टल होते हैं इसके। अच्छा देखें जरा, और लस्ट्रस क्रिस्टल होते हैं, चमकदार होते हैं। इसके बाद देखें ये इनका स्ट्रक्चर था, और ये याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सारे के सारे, क्योंकि ये एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करते हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कब भला एसिडिफाइड मीडियम में। तो डियर स्टूडेंट ये देखें जरा, ये याद रहे कि इनकी केमिस्ट्री के बाद इनका यूज है कि ये तीनों की तीनों चीजें क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स और क्या हैं आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट, सारे के सारे क्या हैं ये चूंकि नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करते हैं और इस वजह से एसिडिफाइड मीडियम में याद रहे कि ये हमेशा किसके तौर पे काम करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मतलब एमसीक्यू है और वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और रिएक्शन की फॉर्म में है। देखें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। याद रहे डियर स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन NaCl से करवाते हैं और H2SO4 से, तो ये देखें जब क्लोराइड्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो ये रिएक्शन जब होगा तो यहाँ एक स्पीशी बनेगी CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट जब ये क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा तो इसकी प्रेजेंस से जो कंफर्मेशन है किसकी क्लोराइड की प्रेजेंस की वो हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम आमतौर पे क्रोमाइल क्लोराइड को जो क्लोराइड है किसी सॉल्ट के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं बाय दिस टेस्ट। डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से मुतालिक था। हमारा लेक्चर नंबर 36 था जिसकी सारी केमिस्ट्री को, जिसके सारे मतलब जो है कि कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, हर चीज़ को एलैबोरेट किया। उम्मीद है आप सबको मतलब जो है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी, आपने बहुत कुछ समझा होगा। डियर स्टूडेंट इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।